नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी हमें आरती झा जी ने भेजी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज फिर से वही आवाज़ आ रही थी जो पिछले कुछ रातों से समीर को जागने पर मजबूर कर रही थी। उसने बत्ती जलाई और घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे। समीर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और ज़्यादातर अकेले ही रहता था। आज काम कुछ ज़्यादा था तो वो देर से सोया ही था और अब ये आवाज़, क्या मुसीबत है। झन्नाते हुए समीर बाथरूम से हॉल में आया और बत्ती जलाकर देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे इस घर में आए अभी 4-5 दिन ही हुए थे। उसने ठीक से पूरे घर को देखा भी नहीं था। 3 कमरों का ये फ्लैट उसने किराए पर लिया था, जिसे उसके ऑफिस के ही एक स्टाफ ने दिलवाया था। समीर के कानों में आती हुई आवाज से उसकी नींद उड़ चुकी थी। मैं आज किसी भी तरह इस आवाज का पता लगा कर रहूंगा, बोलते हुए समीर जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि हो ना हो इसी कमरे से आवाज आ रही है। अब वो साफ साफ सुन सकता था कि ये किसी औरत की आवाज थी। समीर ने महसूस किया कि उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। वो डरते डरते उस कमरे में गया। अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखा नहीं। जब कमरे की लाइट जलानी चाहिए तो एक भी स्विच काम नहीं कर रही थी। वो किसी तरह मोमबत्ती जलाकर वापस उस कमरे में आया। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। वो कमरे के दरवाजे को पूरा खोलते हुए जब अंदर गया तो उस कमरे में एक पुरानी अलमारी के अलावा और कुछ भी नहीं था। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल को उसने सोचा कि वो वापस लौट जाए, पर पता नहीं क्यों उसके कानों में आती हुई आवाज में ऐसा क्या था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो उस अलमारी की ओर बढ़ रहा था जहां से वो गाने की आवाज आ रही थी। समीर ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला और पीछे हट गया। वो क्या देखता है कि उस अलमारी में एक छोटा आईना रखा था और उसी से गाने की आवाज आ रही थी। उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने जैसे ही उस आईने को हाथ में लिया कि उससे आती हुई आवाज बंद हो गई। उसने चैन की सांस ली, सोचा कि चलो बला छूटी। जैसे ही वो आईने को वापस अलमारी में रखने लगा, तभी उस आईने में एक चेहरा उभरा और उसने समीर को अपने पास बुलाया। समीर, मेरे पास आओ, डरो मत। आईने वाली अजीब सी औरत के मुंह से अपना नाम सुनते ही डर के मारे समीर के हाथ पांव फूलने लगे और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वो आईना छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। तभी टूटे हुए आईने के सभी टुकड़ों में से उस भयानक चेहरे वाली औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। ये सब देखते ही समीर की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। घड़ी के तेज अलार्म से समीर की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठा तो उसे लगा कि उसके हाथ में कुछ है। समीर के हाथों में वही आईना था जो कल रात उसके हाथों से गिरकर टूट गया था और जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन अभी वो आईना बिल्कुल सही था और समीर अब भी इसी सोच में था कि वो उसके पास आया कहां से। उसने घड़ी देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। समीर को
ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो उसने वो आईना वहीं टेबल पर रख दिया और काम के लिए निकल गया। शाम को जब समीर घर आया तो फ्रेश होने बाथरूम में गया। मुंह धोते हुए अचानक उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसे कुछ याद आया। वो टेबल के पास गया और वही आईना खोजने लगा जो उसने सुबह वहां रखी थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। समीर को लगा कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई हो। रात को खाना खाने के बाद वो लैपटॉप पर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र घड़ी पर गई तो 12:30 बजने वाले थे। उसने अपना काम खत्म किया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी समीर ने फिर से वही आवाज़ सुनी, एक औरत के गाना गाने की आवाज़ जो उसने कल रात सुनी थी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और फिर से वो उस ओर बढ़ गया जहां से आवाज़ आ रही थी। इस बार समीर थोड़ा चौकन्ना होकर कमरे से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, उसे गाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। समीर का दिल जोर से धड़क रहा था। वो दरवाज़ा खोलते हुए डर रहा था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। समीर पसीने से तरबतर था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। वहां अंधेरा था। गाने की हल्की आवाज़ अभी भी आ रही थी। समीर हाथों में मोमबत्ती लिए कमरे में घुसा और इधर उधर देखने के बाद वो अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया। समीर ने अलमारी खोलकर देखा तो वहाँ वही आईना रखा था जो सुबह समीर के हाथों में था। वो एक पल को दंग रह गया कि सुबह उसने वो आईना तो अपने कमरे की टेबल पर रखा था और शाम को उसे वो आईना वहाँ दिखा नहीं। समीर की सांसें तेज चल रही थी। ऊपर से वो सोच में था कि ये आईना यहाँ किसने रखा। वो घबराकर पीछे हट गया और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक आवाज़ से वो चौंक गया। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे समीर, एक औरत की आवाज़ आई। कौन? समीर चौंककर इधर उधर देखते हुए बोला, समीर डरो मत, मेरे पास आओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज। समीर ने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी समीर, अगर तुम मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? मुझे जाने दो प्लीज। मैं इस आईने से बोल रही हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो समीर। इतना कहते कहते वो औरत रोने लगी। समीर का डर से बुरा हाल था। वो अलमारी से थोड़ी दूर पर रखी बेड के पास दुबक कर बैठा रहा और वहीं से बोला, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी? मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। समीर इतना सहमा हुआ था कि उसने आईने वाली औरत की पूरी बात सुनने में ही भलाई समझी। आईने वाली औरत ने कहना शुरू किया, मेरा नाम निशा है। 1 साल पहले मेरा और मेरे पति का तलाक हो गया था। लोग मुझे लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, इसलिए शहर के शोर शराबे से दूर मैं इस मकान में अपनी 2 साल की बेटी के साथ रहने आ गई थी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी बेटी को भी साथ ही रखती थी। एक रात स्कूल का काम करते हुए
मुझे देर हो गई। मेरी बेटी सो चुकी थी और मैं भी सोने ही जा रही थी कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। लगा जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा है। पहले तो मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगी। फिर मैंने गौर किया कि ये किसी आदमी की भारी भरकम आवाज़ है और वो कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठकर आसपास देखने लगी। सभी कमरे में देखा लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं हॉल में आई और खिड़की के पर्दे हटाकर देखने लगी, पर साफ साफ कुछ दिखा नहीं। इस घर का एक दरवाज़ा पीछे की तरफ खुलता है। घर के पीछे कुछ पेड़ और झाड़ियाँ थी, जिसके कारण वो दरवाज़ा ज़्यादातर बंद ही रहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो वो आवाज़ उधर से ही आ रही है। मैंने दरवाज़ा खोला तो उस जंगल की ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने दरवाजे को थोड़ा ही खोला और उसके पीछे छिपकर देखने लगी। धुआं जैसे ही थोड़ा कम हुआ, मैंने देखा एक आदमी आग के पास बैठा हुआ था और आसपास कुछ खोपड़ियाँ रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। वो किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हवन जाप कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई काला जादू जानता था। उस आदमी की बड़ी बड़ी जटाएं थी, पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था। उसने एक चाकू लिया और अपने अंगूठे से खून निकाला और उसने अपने माथे पर तिलक लगा लिया। उसका ऐसा रूप देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने अपने मुंह को दोनों हाथों से दबा लिया, जिससे उस आदमी को पता ना चले कि मैंने उसे देख लिया है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने वहां से हटने में ही अपनी भलाई समझी और मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि अचानक हड़बड़ाहट के कारण मेरा हाथ दरवाजे से जा लगा। अचानक हुई आवाज़ से वो आदमी मंत्र पढ़ते पढ़ते चुप हो गया। वो शायद समझ गया था कि मैंने उसे देख लिया है। डर के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मन ही मन मैं समझ चुकी थी कि उस तंत्र मंत्र करने वाले आदमी ने मुझे देख लिया होगा। एक अनजाने भय के कारण मैंने उस आदमी की ओर देखा। तभी वो आदमी भी मेरी ओर पलटा। उसकी बड़ी और डरावनी लाल आंखें देखकर मेरी सांसें रुक गई। उससे भी ज़्यादा हैरान मैं ये देखकर थी कि वो आदमी किसी और दिशा की ओर मुंह करके बैठा था और जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज़ सुनी, उसने सिर्फ अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। उसका पूरा शरीर अभी भी उसी दिशा की ओर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मैं कमरे में आई और अपनी बेटी को लेकर जैसे ही भागने वाली थी, वो आदमी अचानक मेरे सामने आ गया। तुमने मेरी साधना को भंग करके अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। वो मुझे गुस्से से घूरते हुए बोला। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा भी कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और मुझे जाने दे। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उस पर जैसे कोई भूत सवार था। इतना तो तय था
कि वो कोई इंसान नहीं था। इससे पहले मैंने ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। मैं डर से कांपने लगी। मैं जैसे ही पीछे के दरवाजे की ओर भागी, उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और उसकी आत्मा को एक तस्वीर में कैद कर लिया। मैं जब चिल्लाते हुए उस तस्वीर की ओर बढ़ी तो उसने मुझे भी उस आईने में कैद कर लिया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तूने मेरी सिद्धि प्राप्ति में बाधा डाला है, इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। तू तड़पती रहेगी लेकिन अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगी। इस आईने से निकलती तेरी आवाज़ सुनकर सब डरेंगे, लेकिन तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और जब तक तेरी बेटी नहीं आज़ाद होगी, तू भी इस आईने से नहीं निकल सकती। और फिर वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। फिर क्या हुआ? समीर ने साहस बटोरते हुए उस आईने वाली औरत निशा से पूछा। फिर क्या? उसके बाद इस घर में आने वाले हर आदमी को मेरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तुम बहादुर हो समीर, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही अब मुझे और मेरी बेटी को बचा सकते हो। इतना कहकर निशा फिर से रोने लगी। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? खड़ा होता हुआ समीर बोला। तुम्हें यकीन ना हो तो हॉल में लगी मेरी बेटी की तस्वीर देख सकते हो, निशा ने कहा। समीर दौड़कर हॉल में गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वहाँ एक बच्ची की तस्वीर थी जो उदास लग रही थी। समीर उस ओर हाथ बढ़ाते हुए सोचने लगा कि उसकी नज़र अब तक क्यों नहीं पड़ी थी इस तस्वीर पर। वो दौड़कर आईने के पास गया। अब तुम्हें भरोसा हो गया होगा मुझ पर, तो कहो, करोगे मेरी मदद? निशा ने समीर से पूछा। हाँ करूँगा, बताओ क्या करना है? कुछ सोचते हुए समीर बोला। सोच लो समीर, निशा ने समीर से कहा। सोच लिया, समीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तो सुनो, तुम्हें उस तस्वीर पर अपने अंगूठे से निकले खून से तिलक लगाना होगा, जिससे उस तांत्रिक का जादू टूट जाएगा और मेरी बेटी आज़ाद हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही मेरी बेटी माँ पुकारते हुए आईने पर हाथ रखेगी तो मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी, निशा ने समीर को समझाया। समीर ने वैसा ही किया। तिलक लगाते ही निशा की बेटी अचानक सामने खड़ी थी और रो रही थी। तभी समीर ने आईने को उस बच्ची के सामने कर दिया। वो बच्ची अपनी माँ को पुकार रही थी। उसका हाथ आईने से जैसे ही लगा, निशा अपने रूप में आ गई। समीर को अभी भी उन दोनों को सामने देखकर यकीन नहीं हो रहा था। निशा ने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। अचानक समीर की आवाज़ आई। निशा उसकी ओर मुड़ी तो देखा समीर अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि उसकी आवाज़ आईने से आ रही थी। और तब निशा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो समीर। अगर मैं तुम्हें बता देती कि उस तांत्रिक ने ये भी कहा था, जो मुझे उसके तंत्र से बाहर निकालेगा वो खुद इस आईने में कैद हो जाएगा, तो ये सुनकर तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना पड़ा। और इतना कहकर निशा ने उस आईने को जिसमें समीर कैद था वापस अलमारी में रख दिया और वहां से हमेशा के लिए चली गई। कुछ दिनों के बाद उस घर में
अनिल रहने आया और एक रात उसे भी उस घर से किसी की आवाज सुनाई दी। अब तक तो आप ये जान ही चुके हैं कि आईने से आने वाली आवाज के तह तक पहुंचने की भारी कीमत चुकानी पड़ी समीर को। निशा और उसकी बेटी को बचाते बचाते वो खुद उस आईने में कैद होकर रह गया, जहां दूर दूर तक उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन हिम्मत हार चुके समीर की तब जान में जान आई जब उसने घर में किसी की आवाज सुनी। वो समझ गया था कि जरूर उस घर में कोई रहने आया है। उसे अपने बचने की आस दिखाई देने लगी। समीर को आईने में कैद हुए कुछ दिन बीत चुके थे। उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस के कुछ सहकर्मी वहां आए भी थे, लेकिन समीर का कहीं कुछ पता नहीं था। दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो लौट गए। उन्हें लगा कि शायद किसी जरूरी काम से समीर कहीं गया होगा। एक आधा दिन और बीतने के बाद उस मकान का केयर टेकर जब किराया लेने वहां आया तो दरवाजा खुला देखकर अंदर गया। समीर का कहीं अता पता नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि सामान तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन समीर का कहीं पता नहीं था। इधर अपनी अच्छाई की कीमत चुका रहे समीर को जैसे ही किसी के आने का पता चला, वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अचानक से आती आवाज को सुनकर केयर टेकर डर गया। उसने आसपास देखा तो कहीं कोई नहीं दिखा और ऊपर से रात का समय। उसे लगा कि कहीं भूत वूत का कोई चक्कर तो नहीं। वो केयर टेकर जैसे तैसे उस घर को बंद करके वहां से भाग गया। 2-4 दिन ही बीते थे कि अनिल नाम का एक आदमी जो पेशे से लेखक था, उस केयर टेकर के पास घर किराए पर लेने के लिए आया। तब उसने बिना देरी किए वो मकान अनिल को किराए पर दे दिया, ये सोचकर कि जब समीर आएगा तब देखा जाएगा। और इस तरह अगले दिन से अनिल वहां रहने आ गया। अनिल अकेला ही रहता था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक कमरा पहले से ही बंद था और दूसरे में कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था जो कि समीर का था। अनिल ने सोचा कि शायद उस केयर टेकर ने किसी और अकेले रहने वाले आदमी को किराए पर रखा हो और इसलिए अनिल ने अपना बंदोबस्त उस कमरे में कर लिया जिसमें अलमारी थी और जिसमें रखे आईने में समीर कैद था। अनिल उस कमरे में रहने लगा और उसने ज़रूरत के मुताबिक सारा सामान भी जुटा लिया था। रात को खाने के बाद अनिल दीवार के सहारे पीठ अटकाकर बिस्तर पर बैठा बैठा अपनी अगली कहानी लिखने पर विचार कर रहा था। तभी उसने उस कमरे को गौर से देखा, बिल्कुल वैसा ही कमरा जैसा उस दिन उसने अपने सपने में देखा था। दरअसल कुछ दिनों पहले अनिल ने एक अजीब सा सपना देखा था जिसमें उसने खुद को एक ऐसे कमरे में कैद पाया जिसमें घूप अंधेरा था। वहां ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई दरवाजा जिससे वो बाहर निकल सके। उसने लाख हाथ पांव मारे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगा और उसका दम घुटने लगा। वो दीवार के सहारे बैठ गया। अब तो उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी और उस दिन सपने में बार बार उसे अपनी स्कूल की वो घटना याद आ रही थी जब उसके साथ पढ़ने वाले कुछ मनचले लड़कों ने मस्ती मस्ती में उसे घर जाते समय नदी में धक्का दे दिया था। अनिल को
तैरना नहीं आता था जिससे कि वो अपने आप को डुबाने से बचा सकता। वो छटपटाता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन वो किनारे तक आ पाने में असमर्थ था। वो तो भला हो उस अनजान युवक का जिसने ऐन मौके पर पानी में छलांग लगाकर उसे किनारे तक लाया। तब तक आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सबने उस युवक की खूब तारीफ की और नाम पूछा तो उसने अपना नाम सैम बताया और अनिल को खतरे से बाहर पाकर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब अनिल को होश आया तब उसे उन लोगों से उस युवक के बारे में पता चला जिसकी वजह से अनिल सही सलामत था। स्कूल की इस घटना की याद आते ही अनिल को उस युवक से मिलने की इच्छा होने लगती थी, क्योंकि वो उसको जान बचाने के लिए उस दिन धन्यवाद भी नहीं दे पाया था। इससे पहले कि अनिल अपनी यादों के कारवां को और आगे बढ़ाता, किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कोई बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो निकालो मुझे यहाँ से, कोई मेरी आवाज सुन रहा है। अनिल चौंक कर इधर उधर देखने लगा। बहुत ही असमंजस वाली स्थिति थी उसके लिए। वो सोच में पड़ गया कि अभी कुछ देर पहले ही तो वो अपने उस बुरे सपने को याद कर रहा था जिसमें वो चिल्ला रहा था, लेकिन ये किसकी आवाज आ रही है और कहां से? अनिल ने हैरानी से पूछा, कौन? तो समीर की आवाज आई। मैं हूँ समीर, मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे बाहर निकलने में मदद करो। अनिल ने कमरे में फिर से नजर दौड़ाई, उसे कोई नहीं दिखा। वो अब थोड़ा घबराता हुआ कहने लगा, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ से बोल रहे हो? देखो मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मैं कह देता हूँ। समीर समझ गया था कि अनिल भी उसकी तरह घबरा रहा है, इसलिए उसने शांत होकर कहा, देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम इस अलमारी को खोलो और इसमें रखा आईना निकालो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अनिल सोच में पड़ गया। वो बैठे बिठाए मुसीबत मोलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वहां से दबे पांव भागने की सोची और धीमे कदमों से दरवाजे के पास आया। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो ठिठक गया। उसे वो दिन याद आ गया जब किसी ने उसे डूबने से बचाया था और आज वो किसी को बचाने की जगह जान छुड़ाकर भाग रहा है। अनिल ने समीर की मदद करने का मन बना लिया। फिर चाहे जो हो वो डरेगा नहीं। हिम्मत जुटाकर वो अलमारी के पास आया। डर और घबराहट उसके चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन उस पर काबू पाते हुए उसने एक झटके से अलमारी खोला तो सामने सचमुच एक आईना रखा था, जिसे हाथ में उठाते ही समीर की आवाज आई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा होगा कि कोई इस आईने में कैसे कैद हो सकता है, और तुम्हारा घबराना भी जायज़ है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी इसी तरह घबराहट से गुजर चुका हूँ। तुम मेरी बात सुनने के लिए राजी हो गए, इसकी मुझे खुशी है और ये उम्मीद भी है कि तुम मुझे इस परेशानी से छुटकारा ज़रूर दिलाओगे। हाँ, मैं इसी सोच में हूँ कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम इस आईने में कैद हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई डरावनी फिल्म देख रहा हूँ। अनिल ने धीरे से कहा, नहीं, ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा हादसा है जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता। समीर परेशानी भरी आवाज में बोला और फिर उसने अनिल को सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी
कैसे उसने एक औरत के गाने की आवाज सुनी और उसका पता लगाने पर एक माँ की दुख भरी कहानी का पता चला और उस माँ बेटी को तांत्रिक के तंत्र जाल से बचाने के चक्कर में वो खुद ही उस आईने में कैद होकर रह गया। तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ ना तो निशा है और ना ही वो तांत्रिक जो इससे निकलने का रास्ता हमें बताए, और मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें बचाने जाऊं और खुद मैं इसमें फंस जाऊं। अनिल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारा डर भी अपनी जगह सही है, क्योंकि इससे बाहर निकलने का रास्ता मुझे भी मालूम नहीं है। समीर की आवाज़ से निराशा साफ झलक रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अनिल उठा और कहने लगा कि एक बार किसी ने मेरी मदद की थी जिसका मैं धन्यवाद भी ना दे पाया, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझसे जो बन पाएगा मैं वो करूँगा। अब बस सोचना ये है कि हम इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएं। हाथ में आईना पकड़े हुए अनिल कमरे से निकलकर हॉल में आया। उसने लाइट जलाई और आसपास देखा तो उसे वहां वो खाली तस्वीर मिली जिसमें तांत्रिक ने निशा की बेटी को कैद किया था। कुछ देर तक वो उस तस्वीर को निहारता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब भी इसी उधेड़ बुन में था कि जो बातें समीर ने बताई और जो चीज़ उसकी आंखों के सामने है वो सच में हो चुका है। फिर अनिल ने अपनी बेचैनी और जिज्ञासा को संयत करते हुए घर के पीछे का दरवाजा खोलकर देखा तो चारों ओर अंधियारा छाया था। रात के सन्नाटे में कीड़े मकोड़ों की आवाज भी डरावनी लग रही थी, इसलिए उसने वो दरवाजा बंद कर देना ही सही समझा और समीर से कहने लगा, यहाँ आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा जिससे हम मदद मांग सके। इतने बड़े घर में एक कमरा बंद पड़ा है और दूसरे में तुम्हारा सामान है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे काम आ सके। मेरी नियति ही यही है शायद, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। समीर ने उदासी भरे स्वर में कहा, क्यों ना हम इस बंद कमरे को खोल कर देखें? अनिल ने सलाह दी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि इस मकान के केयर टेकर ने मुझे घर किराए पर देने के समय यही बताया था कि इसमें मकान के मालिक का कुछ सामान रखा है, और मुझे याद है कि निशा ने भी कहा था कि वो भी जब इस घर में रहने आई थी तब भी ये कमरा बंद ही था। समीर ने मना करते हुए कहा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ नहीं होगा, बस हम अपनी तसल्ली कर लेंगे। अनिल कहाँ रुकने वाला था। इतना कहते कहते वो बाहर से एक पत्थर लेकर आया और उस कमरे के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ दिया। अनिल ने उस कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि वो कमरा बाकी कमरों से बड़ा था, जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी जो घर के पीछे वाले जंगल की ओर खुलती थी। उस कमरे की बाई दीवार पर कुछ आड़े तिरछे चित्र बने थे और लाल रंग से कुछ लिखा भी था जो उसकी समझ से बाहर था। कमरे के दूसरे कोने में एक चटाई बिछी थी। पास ही एक टेबल था जिस पर ताला लगा हुआ एक छोटा संदूक रखा था। हाथ में आईना पकड़े हुए अनिल उस संदूक के पास गया और उसे छूने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिल ने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। इस समय कौन आया होगा? मन ही मन बुदबुदाते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत अपनी बच्ची के साथ और एक अधेड़ उम्र का आदमी 7-8 साल के लड़के का हाथ पकड़कर खड़े थे। उन सबको देखकर अनिल चौंक गया। इससे पहले कि वो उनसे उनका नाम पता पूछता, वो औरत बोली, मेरा नाम निशा है।
ये इस मकान के मालिक वीरेश्वर जी हैं और ये उनका बेटा विक्रांत। क्या तुम निशा हो? उन्हें देखकर अनिल की आंखें फटी की फटी रह गई। निशा, तुम यहाँ? मेरी अच्छाई का और भी इनाम देना बाकी रह गया क्या? समीर ने तंज कसते हुए कहा। निशा बिना कुछ बोले घर के अंदर आई और समीर के कमरे में गई। उसके साथ आए दोनों बच्चे नींद से ऊँघ रहे थे, इसलिए उसने पहले बच्चों को सुलाया और फिर बाहर आकर सबसे कहने लगी, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि जब मैं अपनी जान बचाकर और समीर को मुसीबत में फंसाकर यहाँ से भाग गई थी तो फिर मैं वापस क्यों आई हूँ? गहरी सांस छोड़ते हुए निशा ने आगे कहा, मुझे उस वक्त अपनी बच्ची के लिए जो सही लगा मैंने किया। मैं यहाँ से चली तो गई, लेकिन अपराध बोध के कारण मेरा दम घुटने लगा और मुझे यही चिंता खाए जा रही थी कि आईने से बाहर आने का रास्ता मुझे उस दुष्ट तांत्रिक ने बता दिया था, इसलिए मैं तो बाहर आ गई। लेकिन मेरी वजह से समीर इस मुसीबत में घिर गया और इससे बाहर निकलने का कोई तरीका भी ना था, इसलिए मैं आधे रास्ते से ही लौट गई। फिर मैं उस केयर टेकर के पास गई और मकान मालिक से बात करनी चाहिए तो पहले उसने ना नुकुर की, लेकिन बाद में पुलिस की धमकी देने पर वो मान गया और मुझे इन अंकल जी का नंबर मिल गया। मैंने वीरेश्वर अंकल से बात की और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इस आईने वाली मुसीबत से हमें जरूर छुटकारा मिल जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ आ गए। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसका मुझे पछतावा भी है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे समीर? मैंने तुम्हें धोखेबाज समझ लिया था, लेकिन तुम तो बहादुर निकली। जब आप सब मेरे साथ हो तो मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही आप सबको देख पाऊंगा। कहते कहते समीर का गला भर आया। तो क्या आप सबको पता है कि समीर आईने से बाहर कैसे निकलेगा? अनिल ने पूछा। ये तो अंकल ही बता सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इन्हें मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर ये परेशान हो गए थे और कहने लगे कि यहाँ आकर ही सारी बातें बताएंगे। निशा ने घर के मालिक वीरेश्वर जी की ओर देखते हुए कहा, प्लीज अंकल जी बताइए ना, क्या बात है? आप अभी भी गहरी सोच में दिखाई दे रहे हैं। अनिल ने भी जोर देकर कहा। सबको परेशान देखकर उस घर के मालिक वीरेश्वर ने कहना शुरू किया। जब निशा ने आकर मुझे सारी बातें बताई तो मैं हैरान था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो तांत्रिक और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई नागेश्वर है। ये मकान हमारे पिताजी ने बनवाया था। जब तक वो जिंदा थे हम सब साथ रहते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद मैं और मेरी माँ गांव जाकर रहने लगे और बड़े भैया यहीं रहते थे। कब उनकी रुचि जादू टोना में होने लगी और वो तंत्र मंत्र में उलझते चले गए, हमें कुछ पता नहीं चला। इस मकान के पीछे वाले जंगल में वो तरह तरह की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए होम हवन भी करते थे, ऐसा सुनने में आया था। एक बार जब मैं और मेरी माताजी उनसे मिलने आए तब वो अपने कमरे में तंत्र मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे। पूरा कमरा धुएं और दुर्गंध युक्त बदबू से भरा था। माँ उनकी वेशभूषा देखकर सहम गई थी। पहले मेरे पिताजी और फिर मेरी पत्नी आंचल की असमय मृत्यु से माँ पहले ही बहुत दुखी थी। उनको भैया की चिंता होने लगी और उन्होंने भैया से ये सब छोड़ने को कहा, लेकिन वो नहीं माने।
तब माँ ने उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहा। उन दोनों के बीच कहासुनी बहुत बढ़ गई और फिर माँ की बातें सुनकर बड़े भैया ने गुस्से से कहा कि मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा तंत्र जाल यहीं मौजूद रहेगा। तुम लोग मुझसे कभी छुटकारा नहीं पाओगे, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे थे। माँ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्हें घर से निकलते हुए कहने लगी कि तू हमारी चिंता मत कर, अपनी सोच। ऊपर वाले की दुनिया में अगर तुझ जैसे प्रवृत्ति के लोग हैं तो उस ऊपर वाले ने किसी ऐसे को भी धरती पर भेजा ही होगा जो तेरे तंत्रों को काट सके, और उस दिन तू डरेगा उस विधाता के न्याय से। उस दिन के बाद उनके कमरे में जाने की किसी ने हिम्मत ना की। कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस घर को बेच दूं, लेकिन माँ की इस घर में जान बसती थी, इसलिए हमने कमरे को ताला लगाकर केयरटेकर विनय को इस घर की चाबी दे दी और ये हिदायत भी दी कि इस कमरे को ना खोला जाए, और फिर विनय को किराया लगाने को कह दिया, जिससे ये घर खाली ना रहे और भैया को यहाँ आने का मौका भी ना मिले। उस दिन दुर्भाग्यवश निशा ने उन्हें जंगल में तंत्र मंत्र करते देख लिया और उसमें बाधा पड़ने के कारण उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चल गया और निशा आईने में कैद हो गई। समीर जैसे निर्भीक और निडर व्यक्ति ने निशा को तो उस कैद से मुक्ति दिला दी, लेकिन वो बेचारा खुद इस मुसीबत में फंस गया। फिर निशा ने कहा, उस चेहरे को याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो डरावनी और लाल आंखें, जब वो मुझे श्राप देकर इस आईने में कैद कर रहा था। उसके श्राप के कारण समीर को मेरा भयानक चेहरा दिखा, जिससे वो डर गया, लेकिन उसकी बहादुरी ने मुझे तो आज़ाद कर दिया, पर वो उसमें फंस कर रह गया और अब चाहे जो हो जाए हम उसे उस कैद से आज़ाद ज़रूर करेंगे। निशा ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा। निशा की बात सुनकर अनिल ने कहा, क्यों ना हम एक बार उस तांत्रिक के कमरे में चल कर देखें, कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे काम आ जाए। अनिल, निशा और मकान मालिक वीरेश्वर उस कमरे में गए जहां तांत्रिक रहता था। अनिल ने आईने को नीचे चटाई पर रख दिया और दीवार पर बने चित्रों और शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। तभी आईने से समीर की आवाज आई, क्या हुआ? कोई रास्ता मिला मेरे बाहर आने का? प्लीज मुझे यहाँ जल्दी से बाहर निकालो, वरना मेरा दम घुट जाएगा। समीर की बात सुनकर अनिल कमरे में इधर उधर देखने लगा और फिर उसने कहा, क्यों ना हम इस संदूक को खोलकर देखें, हो सकता है इसमें कुछ रखा हो। ये भैया की संदूक है जिस पर वो हमेशा ताला लगाकर रखते थे। इसे छूना तो दूर, कोई उनके कमरे में आता भी नहीं था। वीरेश्वर ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ताले का संबंध दीवार पर बने चित्रों और शब्दों से है। निशा ने दीवार की ओर इशारा करते हुए अनिल से कहा, जो दीवार पर बने चित्रों को गौर से देख रहा था। कुछ सोचते हुए अनिल ने निशा से कहा, जरा गौर से देखो, एक आदमी पेड़ों को काट रहा है और यहाँ कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारी मुश्किलों का हल लकड़ियों से जुड़ा है। हाँ, और जरा इन शब्दों को पढ़ो, वो हुआ यही है दफन कहीं, जो मिल गया तो मुश्किल ही नहीं। क्या मतलब हो सकता है इसका? निशा जैसे तैसे शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर अपना माथा खपाने के बाद अनिल और निशा दोनों वीरेश्वर की ओर मुड़े। तभी समीर ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहेली और लकड़ी
आपस में जुड़े हों। समीर की बात सुनकर अनिल ने एक नज़र कमरे को देखा और कहने लगा, लकड़ी की तो एक ही चीज़ यहाँ मौजूद है और वो है ये टेबल, कहीं इसमें तो कुछ नहीं। इतना कहते ही वो टेबल के पास गया और संदूक को उस पर से उतार कर नीचे रख दिया और उस टेबल को उलट पुलट कर पीट पीट कर देखने लगा, पर उसमें तो ऐसा कुछ भी ना दिखा। उस टेबल के बीच में एक गोलाकार डिजाइन था। अनिल ने आव देखा ना ताव और उस गोलाकार पर एक जोड़ का मुक्का दे मारा। हाथ लगते ही टेबल का वो हिस्सा जमीन पर जा गिरा। अनिल ने उस हिस्से को उठाया और सभी तरफ से उसे घुमाकर देखा। तभी पीली धातु से बनी कोई चीज जो उसमें फंसी थी वो चमक उठी। अनिल ने उसे निकाल कर देखा तो एक छोटी सी चाबी थी, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अनिल ने फटाफट उस चाबी से संदूक खोला तो उसमें एक पर्ची के अलावा कुछ नहीं था। निशा ने आगे बढ़कर उस पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, पूरनमासी को जन्मा वो देवांश ही होगा, जिसके स्पर्श मात्र से तंत्र मेरा भंग हो जाएगा। निर्भीक, नीडर और अल्प आयु का समावेश ना मिला तुम्हें। मेरे तंत्र जाल का ये जादू फिर पूरे घर पर छाएगा। अब ये क्या नई मुसीबत थी। इसे पाकर कुछ देर पहले जो मुस्कान सबके चेहरे पर छाई थी वो उड़ चुकी थी। परेशानियां थी जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। समीर की कोई आवाज ना सुनकर निशा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, समीर तुम ठीक तो हो? देखो तुम परेशान मत होना। जब हम सब साथ मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या हुआ अंकल, आप कुछ खोए खोए लग रहे हैं? क्या कोई बात है जो आप हम सबसे कहना चाहते हैं? इतना कहते हुए अनिल ने वीरेश्वर की ओर देखा, जो एक टक संदूक की ओर देखे जा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब अचंभित रह गए। उन लोगों की आवाज सुनकर वीरेश्वर का बेटा विक्रांत उठ गया और वो उस कमरे में आ गया जहां अंधेरा होने के कारण ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसका पैर चटाई पर रखे आईने पर पड़ा। जब तक किसी की समझ में कुछ भी आता, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी में सबकी आंखें चौंधिया गई और किसी चीज के टकराने की आवाज आई। जब रोशनी का प्रभाव कम हुआ तो उस कमरे में कुछ भी सामान्य नहीं था। जब सब कुछ शांत हुआ तो सबने वो देखा जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। सामने समीर खड़ा था और चटाई पर आईने के टूटे हुए शीशे के टुकड़े बिखरे थे। तुम ठीक तो हो समीर? कहते हुए अनिल समीर को छूकर देखने लगा। समीर को सही सलामत देखकर निशा की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके मन पर पड़ा बोझ अब हल्का हो गया था। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने तो खुली हवा में सांस लेने की तमन्ना ही छोड़ दी थी, मगर ये सब हुआ कैसे? समीर ने आश्चर्य से सबसे पूछा। इससे पहले कि अनिल समीर को कुछ बताता, उसने वीरेश्वर से पूछा, अंकल तो क्या यही बात थी जो आपको परेशान कर रही थी? क्या आप इस बारे में जानते थे? मुझे खुशी है कि सब ठीक हो गया। ईश्वर के प्रति माँ की आस्था और भी मजबूत हो गई। जब मैंने पर्ची में लिखी बातों को पढ़ा तभी मेरा माथा ठनका। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। ईश्वर की यही मर्जी थी, इसलिए उन्होंने भाई साहब के तंत्रों मंत्रों को तोड़ने के लिए उनके भतीजे विक्रांत को अपने अंश के रूप में भेज दिया। इतना कहते कहते वीरेश्वर जी
अपने बेटे विक्रांत को गले से लगाकर थोड़े भावुक हो गए। सुबह की पहली किरण के दस्तक के साथ ही रात का अंधियारा छट गया था और उस घर से तंत्र मंत्र के फैले जाल का सफाया भी हो गया था। समीर और अनिल अपने अपने सामान समेटने लगे। बीते कुछ दिनों में इन सब के साथ जो हादसा हुआ उसको भुलाने के लिए उन्होंने उस घर को छोड़ देना ही बेहतर समझा। वीरेश्वर ने भी उस घर को बेचने का पक्का इरादा कर लिया। सब लोग जैसे ही उस घर से निकलने वाले थे कि समीर ने अनिल से कहा, तुम शायद सैम को धन्यवाद देना भूल गए। समीर की बात सुनकर अनिल हैरानी से उसे देखने लगा। तब समीर ने हंसते हुए कहा, तुम शायद सैम को ना पहचान पाओ क्योंकि तुम बेहोश थे, लेकिन सैम ने जिसे डूबने से बचाया था उसे उसने पहचान लिया। चाहो तो अब धन्यवाद दे सकते हो। एक पल के लिए अनिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि समीर ही सैम है। वो भागकर समीर के गले जा लगा। समीर और अनिल को हंसते देखकर निशा ने पूछा, कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर ये मांजरा क्या है? तब समीर ने कहा, बड़ी लंबी कहानी है, कभी इत्मीनान में सुनाऊंगा। क्यों अनिल, सही कहा ना? इतना कहकर दोनों फिर से हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से मेरी कहानियों को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।